नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2022 और रियलिटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए जीएस टॉप 20 का 14वां सीरीज हल करेंगे। इसके पहले 13 सीरीज हल कराया जा चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इस 27 फरवरी अनअकैडमी यूपीपीएससी में एक महान युद्ध होने जा रहा है, द अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन यूपीपीएससी। एक दिलचस्प स्कॉलरशिप टेस्ट जहां आप अपने दोस्तों को अनअकैडमी कॉम्बैट में भाग लेने के लिए चुनौती दे सकते हैं और यूपीपीएससी के लिए भारत की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप परीक्षा में उनके साथ लाइव कंपटीशन कर सकते हैं। यह पूरी तरह से फ्री टेस्ट है, तो बिना देर किए जल्द से जल्द इनरोल करें और हमारा कोड एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER का यूज करें। रैंक 1 से लेके 3 तक के लिए यूपीपीएससी का 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा और रैंक 4 से 10 के लिए जो है 75% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। रैंक 11 से 50 तक के लिए 50% स्कॉलरशिप है और रैंक 51 से 100 तक के लिए 25% स्कॉलरशिप है और 50 लकी पार्टिसिपेंट को जो है आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका इसमें मिलेगा। तो नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनरोल हो सकते हैं। दोस्तों अनलॉक 20 का जो है डेट एक्सटेंड किया गया है। यह ऑफ़र अब आपका 19 फरवरी तक वैलिड रहेगा। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो ये ऑफ़र आपका अब 19 फरवरी तक वैलिड रहेगा। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 19 फरवरी तक तो आपको 20% का जो है ऑफ मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, 20% लेस करने के बाद आपका इतना होगा और नीचे इसका डिटेल दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेकर जो है जुड़ सकते हैं। आपको 20% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारा रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर और आप जो है इस ऑफर का जो है लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया है नगर और दूसरी तरफ नदी दी गई है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है चनहुदड़ो रावी नदी के किनारे, ये आपका गलत है। चनहुदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित था, ना कि रावी नदी के तट पर। तो बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। और चनहुदड़ो ये आपका यह स्थल मोहनजोदड़ो से करीब 80 मील दक्षिण में स्थित था और इस स्थल की खोज एम.जी. मजूमदार किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी, तो एम.जी. मजूमदार ने इसकी खोज की थी। यहाँ से जो है वक्राकार ईंट, मनके, सीप इनके जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, सही है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। मांडा चिनाब नदी के किनारे हैं। इस तरह और भी पूछा जाता है। लोथल पूछा जाता है, ये भी भोगवा नदी के तट पर है। बनावली रंगोई नदी के तट पर है। उसके बाद कालीबंगा पूछा जाता है जो कि घग्घर नदी के तट पर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया इस काल में नियमित करों की स्थापना हुई। दूसरा है उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की स्थापना हुई। तीसरा दिया गया शतपथ ब्राह्मण में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है। तो उपयुक्त में से कौन सही है। तो यहाँ पे पहला दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है। तो सही आपसे पूछा गया है सी ऑप्शन से हुआ 1 और 2। उत्तर वैदिक काल में ही नियमित करों की स्थापना हुई जो प्रजा से लिए जाते थे। गोत्र प्रथा की स्थापना भी इसी काल में हुई है और चारों आश्रम का विवरण वो आपका जबालोपनिषद में मिलता है। और ये 4 आश्रम कौन कौन से हैं, तो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ है और चौथा संन्यास आश्रम है। जबकि यहाँ पे दिया गया शतपथ ब्राह्मण, तो ये आपका तीसरा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है, 1 और 2 केवल सही है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस बौद्ध संगीत में
बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान शाखा में हुआ है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से हमेशा जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान शाखा में हुआ। और चतुर्थ बौद्ध संगीति यह कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन जो कि कश्मीर में आयोजित हुई थी। इस संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो इतना याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है? तो यह है यप्पियानस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यप्पियानियस द्वारा सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है और यह युद्ध 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ था और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया तथा मेगस्थनीज को दूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण प्रदान किया था? तो वह था समुद्रगुप्त। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण प्रदान किया था। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक की उपाधि धर्म प्रचार बंधु थी? तो समुद्रगुप्त सही होगा, बी ऑप्शन। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की उपाधि धर्म प्रचार बंधु मिलती है। कुछ अन्य जो है उपाधियाँ जो महत्वपूर्ण है पूछा जाता है, आपको बता दें। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम का जो उपाधि है वह महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि है इनकी, तो याद रखिएगा। उसके बाद जो है समुद्रगुप्त की जो उपाधियाँ हैं इसमें धर्म प्रचार बंधु तो आप जान ही गए होंगे। उसके बाद पराक्रमांक भी जो है इनकी उपाधि है समुद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधि है वह विक्रमादित्य या विक्रमांक भी कहा जाता है। कुमारगुप्त की जो उपाधि है वह महेंद्रादित्य या शक्रादित्य भी इनकी उपाधि है। उसके बाद जो है स्कंदगुप्त की उपाधि है क्रमादित्य। तो ये उपाधियां भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है कौन सा? एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो परमार वंश का दिया गया है यहाँ पे अनहिलवाड़, ये आपका गलत हो जाएगा। परमार वंश की राजधानी धारा नगरी उज्जैन थी, उज्जैन। और इस वंश का संस्थापक थे उपेंद्र या कृष्णराज। जो उसके बाद जो है चोल वंश का तंजौर राजधानी सही है, पाल वंश का मुंगेर सही है, चंदेल वंश का खजुराहो। राष्ट्रकूट का पूछा जाता है, तो राष्ट्रकूट का जो राजधानी था वह था मान्यखेत और संस्थापक थे दंती दुर्ग। प्रतिहार वंश का भी पूछा जाता है, तो उज्जैन राजधानी थी और हरिश्चंद्र उसके संस्थापक थे। उस तरह आपका चंदेल वंश का पूछा जाता है, तो चंदेल का था राजधानी खजुराहो और इसके जो संस्थापक थे वह थे नन्नुक। और चोल वंश की राजधानी तो आपको पता है तंजौर, इसके संस्थापक थे विजयालय। तो संस्थापक भी कभी कभी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म पहचानिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको गलत युग्म पहचान करना है। तो सी ऑप्शन जो दिया गया तहकीक ए हिंद के लेखक दिया गया है अल-मसूदी, गलत है। तहकीक ए हिंद इसका दूसरा नाम है किताबुल हिंद और जो है इसके लेखक हैं अलबरूनी, अलबरूनी के द्वारा ये लिखा गया है। तहकीक ए हिंद का दूसरा नाम है, याद रखिएगा, आपका किताबुल हिंद भी इसे कहा जाता है और ये अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। तो सी ऑप्शन गलत है। बाकी ताजुल मासिर ये हसन निजामी द्वारा लिखा गया है, तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया है, तारीख़ फिरोज शाही शम्स सिराज अफ़ीक के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के द्वारा बार बार पराजित होने पर भारत के किस राजा को इतनी ग्लानि हुई कि उसने आत्महत्या कर ली? तो वह थे जयपाल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक थे जयपाल। इनके ऊपर गजनवी ने जो है गजनवी ने अनेक आक्रमण किए और हराया भी। बार बार हार के कारण आत्मग्लानि में जयपाल ने जो है आत्महत्या कर ली और हिंदू शाही वंश ने सबसे लंबे समय तक गजनवी का प्रतिरोध किया और मूर्तियों को तोड़ने के कारण जो है गजनवी को बुत सिकन या
इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, जयपाल। 10वां प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना किस सल्तनतकालीन राजा ने की थी? तो यह किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां, या इसे मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है जौना खां को, तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी फिरोज जौनपुर शहर की स्थापना। और जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना एक हिजड़े मलिक सरवर ने जो है सरकी राजवंश की नींव डाली थी। तो यहाँ पे जो है पूछा गया जौनपुर शहर की किस सल्तनतकालीन राजा ने इसकी स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और जौनपुर को ही भारत का जो है सिराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया था? तो यहाँ जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने सितार एवं तबला जैसे वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में है। डी ऑप्शन सही होगा। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था और यह इस समय कर्नाटक राज्य में स्थित है। कृष्णदेव राय ने हजारा स्वामी का मंदिर एवं विट्ठल स्वामी के मंदिर का भी निर्माण कराया था। हम्पी ये विजयनगर साम्राज्य का राजधानी थी, जो कि वर्तमान में है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचानिए और कूट से उत्तर चुनिए। तो पहला दिया गया खुम्सकर, युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर। दूसरा है जजिया, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। तीसरा है उस्र, मुस्लिमों पर लगने वाला भूमि कर। चौथा है जकात, इस्लाम आधारित संपत्ति कर जिसका उपयोग दान इत्यादि में किया जाता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो सही हैं सभी सही हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। खुम्सकर को युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाले कर को खुम्सकर कहा जाता था। जजिया जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, एक प्रकार का यह धार्मिक कर था और इस गैर मुस्लिमों से यह कर लिया जाता था। सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सिंध प्रांत के में जो है जजिया कर लगाया था। बीच बीच में यह कर कभी हटा भी लिया जाता था और कभी पुनः इसे लगा भी दिया जाता था। और सबसे जो लास्ट में इसे समाप्त किया गया 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा जो है इसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया जजिया कर को। तो सभी यहाँ पे सही हैं। बाकी उस्र जो है यह मुस्लिमों पर लगने वाला भूमि कर कहलाता था। जकात ये इस्लाम आधारित संपत्ति कर जिसका उपयोग दान में किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है वेदरा का युद्ध अंग्रेज डच के बीच हुआ। दूसरा है यक्सला सापेल संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तीसरा है वांडीवास का युद्ध अंग्रेज फ्रांसीसी के मध्य। तो प्रयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे आपका वेदरा का युद्ध अंग्रेज और डच के बीच हुआ था, सही है। यक्सला सापेल संधि द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये आपका गलत है। बाकी वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था, तीसरा भी सही है। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। वेदरा का युद्ध आपको बता दें कि ये 1759 में अंग्रेज और डचों के बीच लड़ा गया था, जिसमें कर्नल फोर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था। और यक्सला सापेल संधि जो दी गई थी 1748 में यह हुई थी। इसके तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो यहाँ पे जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। यक्सला सापेल संधि याद रखिए कब हुआ था? 1748 में। उसके बाद है वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास के युद्ध में जो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया था इसमें। तो तीसरा भी सही है। तो 1 और 3 सही है, यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम क्या होगा? तो पहला दिया गया सिराजुद्दौला, दूसरा है अलीवर्दी खां, तीसरा है मुर्शिद कुली खां, चौथा है शुजाउद्दीन। तो क्रम में पूछा गया है, यहाँ पे सबसे पहले हो जाएंगे का मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां ये 1717 से लेकर के 1727 तक जो है बंगाल के नवाब रहे। उसके बाद जो है शुजाउद्दीन हो जाएंगे। शुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक ये नवाब रहे बंगाल के। उसके बाद अलीवर्दी खां, तो अलीवर्दी खान ये 1740 से लेकर के 1756 तक बंगाल के नवाब रहे।
उसके बाद सिराजुद्दौला, तो यह 1756 से लेकर के 1757 तक बंगाल के नवाब रहे और सिराजुद्दौला के समय ही जो है कालकोठरी की घटना हुई थी। तो क्रम से यदि लगाया जाए तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सही होगा, 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले निम्न में से किस शासक द्वारा अपनी सेना का यूरोपीय तर्ज पर आधुनिकीकरण किया गया? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, हैदर अली। हैदर अली ने अपनी सेना का यूरोपीय तर्ज पर आधुनिकीकरण किया था। उसने पत्थर कला बंदूकों से लैस सैनिकों के दस्ते बनाए, साथ ही समुद्र तट की रक्षा के लिए एक जहाजी बेड़ा भी इसने तैयार करवाया था। 17वां प्रश्न है, सुमेलित करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो सबसे पहला दिया गया प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये 1775 से 1782 के बीच हुआ, तो ये का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच हुआ, तो बी का हो जाएगा पहला। वेसिन की संधि, तो यह आपका 31 दिसंबर 1802 को हुआ था, वेसिन की संधि, तो सी का हो जाएगा चौथा। और देवगांव की संधि आपका देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को यह हुआ था, तो डी का हो जाएगा तीसरा। 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, सरकार यानी कि ब्रिटिश के समक्ष पील आयोग जो कि 1860 ईस्वी ने कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की थी, निम्न में क्या सिफारिश थी वह? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। पील आयोग जिसका गठन हुआ था 1860 में, और यह जो है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया था। तो इसमें जो पहला दिया गया था, भारतीय सेना में जाति एवं धर्म के आधार पर अलग अलग दस्ते बनाना, सही है। तोप खाने पर केवल ब्रिटिश सैनिकों का अधिकार रहेगा, ये भी सही है। और सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई, तो ये भी आपका जो है सही है। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप देख सकते हैं, पहला दिया गया भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड के डिस्पैच को माना जाता है, और बी दिया गया प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार जोर हंटर कमीशन ने दिया था, और सी है कि कंपनी सरकार द्वारा पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था, और डी ऑप्शन है वुड डिस्पैच विलियम वेंटिक के समय धरातल पर आया था। तो आपको इसमें जो है बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत पूछा गया था। तो पहला जो दिया गया भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड के डिस्पैच को माना जाता है, ये तो आपका सही है। 1853 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान था। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 ईस्वी में भारत में भावी शिक्षा की एक योजना बनाई, और चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और चार्ल्स वुड डिस्पैच के समय अंग्रेज गवर्नर जो थे वह थे डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी थे। तो पहला तो सही है। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार जोर दिया गया था हंटर कमीशन, इसका जो गठन हुआ था 1882, ये भी आपका सही है। और सी ऑप्शन दिया गया कंपनी सरकार द्वारा पहली बार 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन है वुड डिस्पैच विलियम वेंटिक के समय भारत के समय जो है धरातल पर आया, तो ये गलत है। वुड डिस्पैच अभी आपको बताया गया 1854 में, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। तो डी ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। और अगला जो क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है कौन सा? एक तरफ दिया गया पुस्तक, दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं, तो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। सबसे पहले दिया गया द ग्रेट रिवेलियन के लेखक हैं अशोक मेहता, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है 1857, इसके लेखक सुकुमार सेन दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। 1857 यानी कि 1857, इसके लेखक हैं सुरेंद्र नाथ सेन। सुरेंद्र नाथ सेन जो है इसके लेखक हैं, और 1857 के विद्रोह पर जो है ये सभी पुस्तकें हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही नहीं है।
सी ऑप्शन है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये लिखा गया है वी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, सही है। सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके लेखक हैं आर.सी. मजूमदार, तो ये भी आपका सही है। तो गलत कथन पूछा गया था, सुमेलित नहीं है कौन सा, तो बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 1857 के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ सेन, जबकि दिया गया है सुकुमार सेन। तो दोस्तों ये था आपका आज के टॉप 20 जीएस का 14वां सेट। इसके पहले 13 सेट अपलोड कर दिए गए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।